तो आज हम श्रीलाल शुक्ल के कालजयी उपन्यास राग दरबारी की दुनिया में उतर रहे हैं। सोचिए कि आप एक युवा हैं, आदर्शों से भरे हुए, और शहर की भागदौड़ से थककर शांति की तलाश में एक गांव पहुंचते हैं। लेकिन वहां शांति नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। वहां जाकर पता चलता है कि ये गांव तो एक अलग ही दुनिया है, जिसके नियम कानून आपकी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। और राग दरबारी इसी सफर की कहानी है। हाँ, हमारे सामने जो दस्तावेज है वो इस उपन्यास की आत्मा को परत दर परत खोलते हैं। आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि 1960 के दशक में लिखा गया ये व्यंग आजाद भारत के शुरुआती सपनों के टूटने की कहानी कैसे कहता है। और क्या वो कहानी आज भी उतनी सच है? यही सवाल है। तो चलिए शिवपालगंज नाम के उस काल्पनिक गांव में चलते हैं। और ये सफर शुरू होता है रंगनाथ नाम के एक किरदार से। इतिहास में एमए कर चुका है, थोड़ा बीमार है और अपने चाचा वैद्य जी के पास कुछ दिन गुजारने आया है। और यहीं से व्यंग शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वो शांति खोजने आया है, लेकिन उसे मिलती है भारतीय ग्रामीण व्यवस्था की वो मशीनरी जिसमें आदर्शों के लिए कोई जगह ही नहीं है। उसे वो सब देखने को मिलता है जो सतह के नीचे चल रहा होता है। हाँ, गांव की राजनीति, भ्रष्टाचार और सत्ता का वो खेल जो बाहर से शांत दिखने वाले तालाब के नीचे चल रहा होता है। आपने वैद्य जी का जिक्र किया, जो गांव के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, पर दिलचस्प बात यह है कि वो कोई चुने हुए नेता नहीं है, नहीं कोई पुराने जमींदार हैं। तो फिर ये ताकत, मतलब ये आती कहाँ से है? ऐसा क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेके कॉलेज तक सब कुछ उनकी मुट्ठी में है? यही तो इस उपन्यास का सबसे गहरा विश्लेषण है। वैद्य जी की ताकत किसी पद से नहीं, बल्कि व्यवस्था पर उनके कंट्रोल से आती है। कंट्रोल से? उन्होंने एक ऐसा जाल बुना है जहां हर कोई किसी न किसी चीज के लिए उन पर निर्भर है। अच्छा। किसानों को बीज चाहिए तो वैद्य जी, किसी को सरकारी दफ्तर में काम है तो वैद्य जी, यहाँ तक कि कॉलेज में झगड़ा हो जाए तो भी वैद्य जी। बिल्कुल। लोग उनका सम्मान नहीं करते, उन पर निर्भर हैं और शायद थोड़ा डरते भी हैं। असल में वैद्य जी कोई राजनेता नहीं, वो खुद ही एक व्यवस्था है। और इस व्यवस्था का एक छोटा मॉडल हमें उस कॉलेज में दिखता है जहाँ रंगनाथ जाता है। हाँ, वो कॉलेज। वहाँ मतलब पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल। शिक्षक गायब है, हाजिरी फर्जी है, और पूरे कॉलेज पर वैद्य जी के बेटे रुप्पन बाबू का राज चलता है। हाँ। वो कॉलेज असल में शिवपालगंज का एक छोटा रूप है, एक माइक्रोकॉज्म। वो हमें दिखाता है कि कैसे संस्थाएं सिर्फ नाम के लिए मौजूद हैं। मतलब कागज पर सब कुछ है। हाँ, कागज पर एक कॉलेज है, प्रिंसिपल हैं, शिक्षक हैं, लेकिन असल में वो सत्ता के प्रदर्शन का एक अखाड़ा है। और शुक्ल जी का व्यंग, वो चिल्लाकर नहीं कहते कि देखो सब कुछ कितना खराब है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इस भ्रष्टाचार को इतने सामान्य रोजमर्रा के अंदाज में दिखाते हैं कि आपको लगता है कि सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि सिस्टम टूट गया है, बल्कि ये है कि सबने मान लिया है कि सिस्टम ऐसा ही होता है। हाँ, सबने इस टूटे हुए सिस्टम के साथ जीना सीख लिया है। यही उनकी न्यू नॉर्मल हकीकत है। और सत्ता का सिर्फ यही एक रूप नहीं है। एक तरफ वैद्य जी का दिमागी खेल है, तो दूसरी तरफ उनके दूसरे बेटे बद्री पहलवान का बाहुबल। हाँ, ये दोनों मिलकर एक अजीब सा संतुलन बनाते हैं। आपने बहुत सही पकड़ा। ये दिखाता है कि सत्ता कैसे दिमागी चालाकी और शारीरिक ताकत का एक कॉम्बिनेशन है। शतरंज की बिसात? बिल्कुल। वैद्य जी शतरंज की बिसात बिछाते हैं और बद्री पहलवान जरूरत पड़ने पर उस बिसात को पलट देने की ताकत रखता है। उनका अखाड़ा सिर्फ कुश्ती की जगह नहीं है, वो राजनीतिक बाहुबल का केंद्र है। सही कहा। तो जो लोग वैद्य जी की मीठी बातों से नहीं मानते, उनके लिए बद्री पहलवान का डर काम करता है। और इस खेल में हमेशा वही पिसता है जिसके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। और इसका सबसे दुखद उदाहरण हमें लंगड़ के किरदार में मिलता है। एक लंगड़ा आदमी जो सालों से अपनी जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। लंगड़ का किरदार इस उपन्यास की आत्मा है। वो उस आम आदमी का प्रतीक है जो ईमानदार है, नियमों पर चलता है और इसीलिए इस भ्रष्ट व्यवस्था में सबसे कमजोर है। हाँ। उसका संघर्ष हमें दिखाता है कि शिवपालगंज में नौकरशाही का असल मकसद लोगों की सेवा करना नहीं, बल्कि उन्हें शोषण के एक चक्र में फंसाए रखना है। उसे हर जगह रिश्वत मांगी जाती है और वो दे नहीं पाता, इसलिए उसका मामला दशकों तक लटका रहता है। वो वैद्य जी के सिस्टम का सबसे बड़ा शिकार है, क्योंकि उसके पास ना तो पैसा है न ताकत। मुझे कहानी का वो हिस्सा बहुत मार्मिक लगा जहां रंगनाथ का पूरा आदर्शवाद एक तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है। उसे समझ आता है कि जिन सिद्धांतों को वो शहर में अपनी किताबों में पढ़कर आया था, उनकी यहाँ कोई कीमत ही नहीं है। यहाँ का तो एक ही सिद्धांत है, जिसकी लाठी
उसकी भैंस। हाँ, और यहीं से उपन्यास अपनी दूसरी परत खोलता है। वो हमें दिखाता है कि कैसे लोकतंत्र की संस्थाएं, जैसे पंचायत या कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सिर्फ एक खोखला ढांचा बनकर रह गई हैं। वो मौजूद हैं पर उनकी आत्मा मर चुकी है। जैसे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव की पूरी प्रक्रिया होती है, नामांकन होता है, लेकिन नतीजा पहले से ही सबको पता होता है। बिल्कुल। ये लोकतंत्र के नाम पर एक मजाक जैसा लगता है। ऐसा क्यों है? मतलब लोग विरोध नहीं करते। यही तो व्यंग्य की असली ताकत है। विरोध कौन करेगा? हर कोई तो उसी व्यवस्था का हिस्सा है। चुनाव एक नाटक है जिसे वैद्य जी अपनी सत्ता को वैधता देने के लिए करवाते हैं। यानी प्रक्रिया पूरी हो रही है ताकि लगे कि सब लोकतांत्रिक है। बिल्कुल। कागज पर सब कुछ लोकतांत्रिक लग रहा है, लेकिन असलियत में सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में है। लोगों ने इस नाटक को स्वीकार कर लिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि यही एक तरीका है जिससे चीजें चलती रहती हैं। अच्छा, तो हमने शिक्षा और राजनीति का हाल तो देख लिया, पर कानून व्यवस्था का क्या? क्या शिवपालगंज में पुलिस या अदालत जैसी कोई चीज काम करती है? काम तो करती है, पर अपने तरीके से। या वो भी वैद्य जी की जेब में है? वो जेब में नहीं है, बल्कि वो भी उसी सिस्टम का एक हिस्सा है। उपन्यास में एक डकैती का सीन आता है। पुलिस आती है, लेकिन असली अपराधियों को पकड़ने की बजाय कुछ बेगुनाह और कमजोर लोगों को उठा ले जाती है। क्यों? क्योंकि केस को सॉल्व दिखाना होता है। पुलिस का काम न्याय करना नहीं, बल्कि स्थानीय ताकतवर लोगों के साथ एक संतुलन बनाए रखना है। और इसमें जोगनाथ नाम के एक दबंग की गिरफ्तारी का भी जिक्र है। हाँ, जिसे वैद्य जी अपने राजनीतिक खेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। जोगनाथ की गिरफ्तारी न्याय के लिए नहीं होती। वैद्य जी उसे इसलिए पकड़वाते हैं ताकि वो अपने विरोधियों को एक संदेश दे सके और गांव में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सके। तो न्याय प्रणाली बदला लेने का एक जरिया बन जाती है। हाँ, और सत्ता का संतुलन साधने का भी। रंगनाथ ये सब देखकर हैरान है। वो जिस न्याय की बात किताबों में पढ़ता आया था, वो यहाँ कहीं कहीं मौजूद ही नहीं है। तो इस सब को देख के रंगनाथ, जो हमारा शहरी पढ़ा लिखा नायक है, वो क्या करता है? क्या वो इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश करता है? यही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। वो कुछ नहीं कर पाता। कुछ भी नहीं? नहीं, वो पूरी तरह से असहाय महसूस करता है। उसकी किताबी शिक्षा, उसके आदर्श, उसकी नैतिकता, ये सब शिवपालगंज में बेमानी है। उसे धीरे धीरे समझ आता है कि ये पूरी व्यवस्था लोगों को इतना शक्तिहीन और निर्भर बनाने के लिए ही डिजाइन की गई है, ताकि वैद्य जी जैसे लोग हमेशा सत्ता में बने रहें। और इसकी चुप्पी ही उस व्यवस्था की जीत है। बिल्कुल। उपन्यास का तीसरा हिस्सा तो जैसे हर बची खुची उम्मीद को भी खत्म कर देता है। अस्पताल, स्कूल, नौकरशाही। ऐसा लगता है जैसे लेखक एक एक करके हर खंभे को गिरा रहे हैं। हाँ, और ये पतन बहुत ही सामान्य तरीके से दिखाया गया है, जो इसे और भी भयानक बनाता है। अस्पताल में इलाज डॉक्टर की मर्जी से नहीं, बल्कि जुगाड़ और पहुंच से होता है। शिक्षक तनख्वाह तो लेते हैं, पर पढ़ाते नहीं। और अधिकारी काम न करने के बहाने ढूंढते हैं। कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। सब कुछ बस किसी तरह घिसट रहा है। फिर वो पंचायत की एक बड़ी बैठक होती है, जहां गांव के सारे पुराने झगड़े और मुद्दे सामने आते हैं। और कोई भी गांव की भलाई की बात नहीं करता। नहीं, हर कोई बस अपना हिस्सा चाहता है। और इसी अराजकता के बीच वैद्य जी की असली कला दिखती है। वो एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह मंच पर आते हैं और सब कुछ सुलझा देते हैं। बड़ी चालाकी से वो हर किसी को थोड़ा थोड़ा देकर शांत कर देते हैं, ताकि असली शक्ति का केंद्र वही बने रहें। बाहर से देखने वालों को लगता है कि वो न्याय कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ अपनी सत्ता को और मजबूत कर रहे होते हैं। उपन्यास में एक बहुत सटीक शब्द इस्तेमाल हुआ है। रंगनाथ को एहसास होता है कि वैद्य जी एक उदार तानाशाह हैं, बेनेवोलेंट डिक्टेटर। ये शब्द अपने आप में एक टिप्पणी है। तानाशाह और वो भी उदार, ये तो विरोधाभास है। इसका मतलब है कि लोग एक भ्रष्ट लेकिन स्थिर व्यवस्था को एक ईमानदार लेकिन अराजक व्यवस्था से बेहतर मानते हैं। अच्छा, ये दिखाता है कि शिवपालगंज में लोगों की उम्मीदें इतनी मर चुकी हैं कि वो न्याय नहीं, बस किसी तरह का निपटारा चाहते हैं। वैद्य जी उन्हें वही निपटारा देते हैं। लेकिन क्या ये तर्क दिया जा सकता है कि वैद्य जी की वजह से गांव में कम से कम एक तरह की स्थिरता तो है? हाँ, ये सवाल उठता है। शायद अराजकता से तो यही बेहतर है। उपन्यास क्या इस पर कोई पक्ष लेता है? नहीं, और यही इसकी महानता है। उपन्यास कोई जवाब नहीं देता, वो बस हमारे सामने ये कड़वी हकीकत रख देता है। वो पाठक से सवाल पूछता है। हाँ, कि
क्या ऐसी स्थिरता की कोई कीमत है जो न्याय, नैतिकता और मानवीय गरिमा को खत्म करके हासिल की गई हो? आखिर में रंगनाथ पूरी तरह से टूट जाता है। उसका मोह भंग हो चुका है और वो शिवपालगंज छोड़ने का फैसला करता है। उसका जाना एक तरह से उसके आदर्शवाद की हार है। बिल्कुल, वो शांति और स्वास्थ्य की तलाश में आया था। लेकिन उसे जो ज्ञान मिला उसने उसकी आत्मा को ही बीमार कर दिया। और उपन्यास का अंत भी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। नहीं, शिवपालगंज वैसा ही लेता है जैसा था। भ्रष्टाचार, पाखंड और शोषण वैसे ही चलते रहते हैं। रंगनाथ के आने या जाने से व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस एक दर्शक था जो आया और चला गया। तो राग दरबारी असल में सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। ये ग्रामीण भ्रष्टाचार, सत्ता के खेल और एक पढ़े लिखे युवा के मोह भंग के जरिए आजाद भारत के सामने खड़े हुए बड़े सवालों को उठाती है। और इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार सोचने पर मजबूर करता है। क्या? ये उपन्यास 1968 में लिखा गया था, 50 साल से भी ज्यादा पहले। उस समय के भारत और आज के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि क्या शिवपालगंज सच में खत्म हो गया है या उसने बस अपना रूप बदल लिया है? मतलब? वैद्य जी जैसे चालाक सत्ता के केंद्र, रुप्पन बाबू जैसी दिशाहीन युवा पीढ़ी और लंगड़ जैसे व्यवस्था के नीचे पिसते आम लोग, क्या ये किरदार आज हमारे आसपास मौजूद नहीं है? चाहे वो गांव हो, शहर हो या कोई बड़ा कॉरपोरेट दफ्तर। सवाल ये है कि क्या हम सब किसी न किसी रूप में